एवरीवन, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये जनटी का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आप चाहे बोर्ड दे रहे हो या नीट दे रहे हो या टीजीटी पीजी दे रहे हो, जीआईसी लेक्चर दे रहे हो, सारा क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है। बहुत प्यारा टॉपिक है ये। इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज़ें बेसिक से बता रहे हैं आपको चीज़ें, उस चीज़ों को आप समझिएगा और फिर जा कर के आप इनसे क्वेश्चन लगाइएगा। जैसे लिखा हुआ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लियर? पहले समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट से बच्चों में जो जीन का ट्रांसफ़र होता है उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर? अब बात आती है कि अगर ये बच्चों में ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए कहा जाए कि लाइक बिजेट्स लाइक, यानी जैसा है वैसा ही अगली पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? और एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ वेरिएशन। क्या दिया? वेरिएशन। वेरिएशन होता है कि मतलब डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, यानी कुछ ऐसे करेक्टर कभी कभी होते हैं जो पेरेंट्स से डिफरेंट हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। क्यों होता है वेरिएशन? ये ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, किसी के द्वारा भी आपकी बॉडी में वेरिएशन आ सकता है। क्लियर है? आइए लगे हाथ। इसी से जुड़े कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप ध्यान सुन लीजिए। एक वर्ड आता है आपका ऑफ स्प्रिंग, एक वर्ड होता है आपका ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब समझ लीजिएगा, ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो ओनली बेसिकली होता है कि इंडिविजुअल फॉर्म फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होगा उसी को हम बोलेंगे ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है? उसी से जुड़ा एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लोन क्या होता है? कहते हैं द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द सेम जीनोटाइप, यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जिनका जीनोटाइप बिल्कुल सेम हो, यानी जेनेटिकली सिमिलर हो, उन्हें हम बोलेंगे क्लोन। क्लियर? एक बहुत प्यारा कभी कभी नीट में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द रैमेट। व्हाट इज द रैमेट? रैमेट मीन्स होता है कि द मेंबर ऑफ क्लोन इज कॉल्ड रैमेट, यानी जो ग्रुप ऑफ सेम जीनोटाइप का ग्रुप से उसका आपने क्लोन कहा, उसका एक यानी यूनिट कह सकते हो कि यूनिट ऑफ क्लोन इज नोन एज आपका रैमेट। क्लियर? आइए अब हम लोग बेसिकली आते हैं इसमें कि जेनेटिक्स के बारे में शुरू करते हैं हम लोग। जेनेटिक क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है, किस तरीके का आता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो जैसे सबसे प्यारा वर्ड इसमें आता है कि एक्चुअली जेनेटिक है क्या। जेनेटिक है क्या? कहते हैं जेनेटिक्स मीन्स होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल कैरेक्टर यानी स्टडी ऑफ ऑल, यानी सभी लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक अनुवांशिकी कहलाता है। कहते हैं कि ऑल कैरेक्टर का कहने का मतलब क्या है सर आपका? ऑल कैरेक्टर का मतलब होता है कैरेक्टर टू टाइप होता है। एक आपका होता है हेरिडिटी। कौन सा होता है? हेरिडिटी होता है। और एक आपका होता है वेरिएशन। हमने क्या बताया? दो करेक्टर, एक आपका होता है हेरिडिटी या हेरिडिटरी, एक होता है हेरिडिटरी करेक्टर और एक होता है वेरिएशन। आइए देखते हैं कि ये क्या है हेरिडिटी और वेरिएशन। जो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी का मतलब है करेक्टर कम फ्रॉम द पेरेंट, यानी जो करेक्टर पेरेंट्स से आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी करेक्टर। यानी जनरली जो चलता है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन पेरेंट टू अदर प्रोजेनी, या पेरेंट से जो भी ऑफस्प्रिंग में आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी करेक्टर। लेकिन उनको अनुवांशिक बोल सकते हैं, अनुवांशिक लक्षण कह सकते हैं। एक होता है वेरिएशन, मतलब विविधता। ये वेरिएशन क्या होते हैं? जो कहते हैं जो करेक्टर पेरेंट्स से नहीं आते, पिता से नहीं आते, उनको हम बोलते हैं वेरिएशन। यानी करेक्टर डू नॉट कम फ्रॉम पेरेंट, यानी जो अपने जनक से लक्षण संतानों में नहीं आते। जैसे मान लीजिए किसी जनक के पिता के 5 लक्षण हैं और पुत्र के 6 लक्षण हो गए, यानी 6 उंगली हो गए। पिता के 5 उंगलियाँ हैं और बेटे कितने उंगली हो गई? 6 उंगली हो गई। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? अलग है, ये पिता से नहीं आया। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएशन। यानी हम ऐसा कह सकते हैं जेनेटिक मीन्स, यही जेनेटिक मीन्स हो सकता है कि हेरिडिटरी प्लस आपका, यानी जेनेटिक मीन्स क्या होगा? हेरिडिटरी प्लस वेरिएशन। यानी जेनेटिक मतलब स्टडी ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर एज वेल एज वेरिएशन।
दोनों करेक्टर जब हम स्टडी करें उसको हम बोलते हैं जेनेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक बोलते हैं। और एक वर्ड है कि हेरिडिटरी करेक्टर, और एक वर्ड होता है हेरिडिटी। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आपका होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी लास्ट टर्म में हेरिडिटी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर इज नोन एज हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटरी करेक्टर इज नोन एज आपका हेरिडिटी। ध्यान रखिए, हेरिडिटी और हेरिडिटरी, हेरिडिटरी बड़ा है तो हेरिडिटरी करेक्टर है, और हेरिडिटरी क्या है? प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा, चीज़ों को आराम से समझिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कोई कठिनाई आपको नहीं होगी, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे, और जब समझेंगे एक एक चीज़ तो जेनेटिक बहुत आसान लगने लगेगा। क्लियर है? तो हमने एक बात तो जान लिया कि जेनेटिक मतलब होता है, क्या होता है? जेनेटिक मतलब होता है आपका हेरिडिटरी करेक्टर प्लस वेरिएशन। क्लियर है? आइए, यानी जेनेटिक बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जेनेटिक बराबर हेरिडिटी और प्लस वेरिएशन। ठीक, ये दो चीज़ें ध्यान रखिए। क्लियर है? आइए, अब बात आती है कि ये जो जेनेटिक स्टार्ट हुआ है, इसके पहले भी जो है कि यहाँ पर आए हुए थे कुछ, इसके पहले साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ जीन्स के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जहाँ से ये पता लगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे करेक्टर एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाता है। जिसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो आपका आया था मॉइस्ट वेपर थ्योरी। कौन सा था? मॉइस्ट वेपर थ्योरी, जिसको दिया था पाइथागोरस ने दिया था। किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। कौन सा करेक्टर? मॉइस्ट वेपर थ्योरी। मॉइस्ट वेपर थ्योरी, ऐसे इसके बारे में तो कभी पूछता तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं कि मॉइस्ट वेपर थ्योरी होता क्या है। बात ये हुआ कि जो इसको किसने ध्यान सबसे पहले दिया था? पाइथागोरस ने। किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। इन्होंने कहा कि होता क्या है कि आपके शरीर में अलग अलग पार्ट में कुछ वेपर्स पाए जाते हैं जो मिल करके एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। क्लियर है? तो कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्या है मॉइस्ट, बस ध्यान रखिएगा मॉइस्ट वेपर थ्योरी किसने दिया था? पाइथागोरस ने दिया था। क्लियर? और एक थ्योरी भी है, जैसे पूछा गया है फ्लूइड थ्योरी। फ्लूइड मतलब द्रव। फ्लूइड थ्योरी ये दिया था एम्पिडोक्लीज ने दिया था। एम्पिडोक्लीज ने दिया था। एम्पिडोक्लीज ने दिया था। और उसी तरह एक और थ्योरी भी है जिसको दिया था आपका क्या कहते हैं, एक था होमन न्यूक्लियस थ्योरी। ये भी बहुत फेमस है, इसको दिया था मालपीगी ने। किसने दिया था? मालपीगी ने दिया था। इसको प्री फॉर्मेशन थ्योरी कहने मतलब एक छोटा सा बच्चा होमो जैसा बना रहता है और वो स्पर्म में जाता है और जा करके शरीर में विकास करके एक नया मानव का निर्माण करता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि ये जो मिनिएचर प्राणी बना हो छोटा सा वो जाता है। नेक्स्ट आपका है थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस। नेक्स्ट आपका है थ्योरी ऑफ पेंजेंसी। लैमार्क ने शुरू दिया था, ये भी बहुत फेमस था। लैमार्क का थ्योरी ऑफ पेंजेंसी को दिया था, लैमार्क ने दिया था। ठीक है, लैमार्क ने दिया था इन्होंने। और इन्होंने आपने कहा था कि ये जो थ्योरी होती है इसमें क्या करते हैं कि हर बॉडी सेल में छोटे छोटे जेम्यूल पाए जाते हैं जिनको आप पेंजिन भी कहते हैं, और ये क्या कहते हैं पेरेंट्स के लक्षण के साथ ये पहुंच जाते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल में एनिमल गैमेट, और फिर पहुँच से कहाँ पहुँच जाते हैं? एम्ब्रियो में पहुँच जाते हैं। तो ये 3-4 थ्योरी थी जिनको का जिसमें मॉइस्ट वेपर थ्योरी था, आपका क्या बोलते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी था, थ्योरी ऑफ क्या बोलते हैं पेंजेंसिस भी था। ये सारी चीज़ें पूछा गया था। एक आध थ्योरी और एक अरिस्टोटल ने दिया था जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। एक और थ्योरी आई थी जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। ये दिया था आपका अरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था?
अरिस्टोटल ने दिया था। ये भी कई बार पूछा गया। तो 2-3 थ्योरी इस नीट के लिए बेसिकली कभी कभी पूछा तो क्या है एक्चुअली, बस पूछा था कि थ्योरी किसने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, ढेर सारे सीख लिया, मॉइस्ट वेपर थ्योरी पढ़ लिया, फ्लूइड थ्योरी, प्रोडक्टिव थ्योरी, ब्लड थ्योरी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ पेन, जेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ा सा जान लिया। अब कुछ चीज़ें हम लोग चलते हैं मेंडल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? मेंडल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेंडल को कहा जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो थोड़ा सा मेंडल के बारे में हम लोग देख लें। कहते हैं इनका तो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, मेंडल का जन्म हुआ था, हमारा जन्म 19 जुलाई को हुआ था, मेंडल का हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी में मेंडल का जन्म हुआ था। और ये कहाँ जन्मे थे? ये आपके एक ऑस्ट्रिया देश के हेजेनड्रॉफ, कौन सा? हेजेनड्रॉफ शहर का नाम था, और सिलीसियस विलेज का नाम था, सिलीसियन विलेज का नाम था। यहाँ पर ये मेंडल जन्म लिए थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 21 साल की उम्र में, किस उम्र में? 21 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लिया था, मोनेस्ट्री में, चर्च में ज्वाइन कर लिया था। किस सन में? 1843 में, 21 वर्ष में इन्होंने मोनेस्ट्री ज्वाइन कर लिया था। ध्यान रखिएगा, कई बार कभी पूछ दिया जाता है किस सन में इन्होंने ज्वाइन किया? 1843 में। और किस एज में? 21 एज में इन्होंने ज्वाइन किया था। क्लियर है? इसके बाद वहाँ उन्होंने उनको पादरी मतलब बना दिए लोगों ने इनको, क्या बोलते हैं, प्राइस्ट बना दिया गया मेंडल को, कि ताकि जैसे हम लोग के यहाँ गुरु होते हैं वैसे इन लोगों की यहाँ भी बना दिया जाता है। और जब आप वो पादरी बन गए तो इनको क्या किया? इनको प्राइस्ट बना दिया। किस एज में? 25 एज में। किस एज में? 25 एज में। 25 में इनको प्राइस्ट बना दिया। क्या बना देंगे? प्राइस्ट बना दिएगा। लेकिन इनका मन लगा नहीं। किसका? मेंडल का जो मन था वो लगा नहीं। और क्या लगा? फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा यार इन सब में कोई मज़ा नहीं है, चलो कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं, नाम रोशन करते हैं घर का। तो उन्होंने क्या किया कि आपका चले गए 1851 में। 1851 में चले गए वीना यूनिवर्सिटी चले गए, और वहाँ पर इन्होंने नेचुरल साइंस और मैथ के बारे में उन्होंने पढ़ाई की। वहाँ लगभग 2-3 साल पढ़ाई किए, और 2-3 साल पढ़ाई करने के बाद जब उन्होंने 2-3 साल पढ़ाई कर लिए, फिर वापस आए और उन्होंने मटर के पौधों में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने लगभग 1856, ध्यान रखिए कई बार पूछा गया, 1856 से 1863, यानी लगभग 7 साल 7 ईयर तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? गार्डन पी पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया? गार्डन पी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको बोलते हैं पाइजम सटाइवम पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट, जो गार्डन पे कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स, तो उन्होंने अपना तो किया, लेकिन उस साइंटिस्टों ने उनको कोई भाव नहीं दिए बेचारे को, और जिसके कारण उन्होंने उनका क्या कहते हैं कि डेथ हो गया। लगभग 1884 में उनकी डेथ हो गई। और क्यों? कैसे? किडनी फेल्योर, कि किडनी डैमेज होने के कारण वो फेल्योर हो गए, डेथ हो गए। तो होता क्या है कभी कभी कि साइंटिस्ट कुछ अच्छा करता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इतने खुरापाती टाइप होते हैं कि उनको जो है विकसित नहीं होना देखना चाहते, जिसकी वजह से उनको ब्लेम करके कुछ करके, जैसे कि मूवी आपने देखा होगा कोई मिल गया में, जिसमें ऋतिक रोशन के पिताजी भी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि हमने ग्रहों से बातचीत किया, लेकिन लोगों ने नहीं माना, जिनके कारण वो वापस गए, और रास्ते में उनसे उस ग्रह से मुलाकात भी हुई। उसने एक साइंटिस्ट था जिसको कहते हैं नगेली। उन्होंने कहा अच्छा, तो अगर आप इतने साइंटिस्ट हो तो बताइए। उन्होंने एक पौधा दिया, पहले साइंटिस्ट का नाम जानो जो पूछा जाता है कई बार, नगेली, और उस पौधे का नाम था हॉकवीट। क्या नाम था? हॉकवीट उस पौधे का नाम था, जिसको हिरासियम भी बोलते हैं।
HIERACIUM, हीरासियम भी बोलते हैं। और उस पौधे पर क्योंकि पौधा प्योर नहीं था तो मेंडल के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आया। जब मेंडल के हिसाब से वो रिजल्ट नहीं आया तो अब मेंडल फंस गया, यार मैं तो जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। जब नहीं दे पाए तो बेचारे फंस गए। अब क्या हुआ, वो सन्नाटा मार गए। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है, आपका ज्ञान है, कभी भी बेकार नहीं जाएगा। तो बेकार नहीं गया। तो 1984 में उनकी जब डेथ हुई तो लगभग 16 ईयर बाद, कितना 16 ईयर बाद वो डिस्कवरी हुई उनके नियम की। और उसमें 3 साइंटिस्ट थे। कितने साइंटिस्ट? 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंडल के नियम की रीडिस्कवरी की। देखिएगा कौन कौन से साइंटिस्ट हैं वो। उसमें जो है साइंटिस्ट थे सबसे पहले 3 साइंटिस्ट थे बेसिकली। पहले आपके थे टेस्मार्क भी बोलते हैं, साइंटिस्टों का नाम भी है। और इन्होंने ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। कहाँ थे? ऑस्ट्रिया थे। और इन्होंने डिफरेंट प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर है? इसके बाद और एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है कोरेंस। और ये जर्मनी के थे। और जब इन्होंने जिया मेज पर एक्सपेरिमेंट किया, सेम रिजल्ट पाया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था ह्यूगो डी ये उनका नाम था। वरीज, WRIES, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? ये हॉलैंड के थे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए तो ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इसको बोलते हैं सान प्रिमरोज। तो इन्होंने डिस्कवरी की। इन्होंने देखा कि ढेर सारा जो उन्होंने पहले जो आज हम खोजें ये सारा तो मेंडल में दिया हुआ था। तो सारी चीज़ें उन्होंने देखा ये लोग इतने अच्छे थे, अगर चाहते तो पूरी जेनेटिक अपने नाम कर लेते। लेकिन इन्होंने बहुत ईमानदारी से मेंडल को ही बताया कि उन्होंने कहा भाई ये सारी चीज़ें आज हम लोग खोज रहे हैं वो पूरा मेंडल खोज चुके हैं, इसलिए कुछ हम लोगों ने नया नहीं खोजा है, इसलिए सारा श्रेय मेंडल को जाता। तो अब आजकल तो ईमानदारी मिलती कहाँ, लेकिन इन लोगों ने किया। तो आज हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा जेनेटिक के बारे में कुछ चीज़ें जानी, कुछ समझा, और क्या होता है छोटी छोटी बातें हम लोग को जाना। अब हम लोग अगला जो पार्ट पढ़ा जाएगा उसमें आपका मेंडल ने क्या कहते हैं कि क्यों उन्होंने ये प्लांट क्यों चुना, कौन सा मटर का पौधा ही क्यों चुना, कौन कौन से कैरेक्टर चुना, कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाईहाइब्रिड क्रॉस है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा। रेगुलर वीडियो अब जाएगा, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था जिसका कारण नहीं बना पा रहा था। अब मैं रेगुलर आपके वीडियो डालूंगा, आप ध्यान से देखिएगा और मन लगा पढ़िएगा। हर बच्चे तक पहुँचेगी ताकि पढ़े और पढ़ कर वो नाम रोशन करे, गाँव का, देश का और थोड़ा सा हमारा भी, जिससे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।